तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बटेर पक्षियों के पालन से कमाए मुनाफा। पपीते के बागों में लगने वाले रोग रोकथाम के उपाय। बटेर पक्षी का पालन आज किया जाने लगा है। इसका पालन अंडा और मांस के लिए किया जाता है। इस पक्षी के पालन में मुर्गी पालन की तुलना में रोग कम लगते हैं और इनके खान पान पर खर्चा भी कम आता है। तो आइए बटेर पक्षी पालन के बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर सुशील प्रसाद से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बटेर पालन पर बात करेंगे। बटेर जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, ये आपके लिए नया नाम नहीं है। तो बटेर पालन एक ऐसा है कि आप इसका एक व्यवसाय कर सकते हैं। बटेर एक छोटा पक्षी है, मुर्गियों से कम समय में तैयार होता है और जो भी हमारे मुर्गी पालक हैं तो वो जिस प्रकार से मुर्गियों का रख रखाव करते हैं उससे बहुत ही मिलता जुलता आप बटेर पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे लाभ यह है कि इसमें बीमारियों का प्रकोप कम है। आप देखें मुर्गियों में आजकल हर वर्ष किसी तरह के, कभी बर्ड फ्लू तो कभी कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है जिससे इसके मार्केट पर प्रभाव पड़ता है, बाज़ार व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और तो हमें इससे बचाने के लिए अगर किसी दूसरे पक्षी का चयन करने की आवश्यकता होगी तो बटेर पालन एक अच्छा व्यवसाय के रूप में अपना सकते। पूरी दुनिया में बटेर की लगभग 18 नस्लें उपलब्ध हैं। उनमें से अधिकांशतः भारत की जलवायु में पाली जा सकती हैं। इन नस्लों में से कुछ नस्लें बड़े स्तर पर मांस और अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नस्ल का चयन कर सकते हैं। बुल व्हाइट यह मांस उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल मानी जाती है। यह अमेरिकी नस्ल की बटेर है। व्हाइट बेस्टेड यह भारतीय प्रजाति का ब्रायलर बटेर है जो मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अधिक अंडे देने वाली नस्लों में ब्रिटिश रेंज, इंग्लिश व्हाइट, मंचूरियन गोल्डन फिरौन और टक्सेडो है। बटेर जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष के अंदर बटेर पालन का व्यवसाय के लिए हमारा पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर से इसकी शुरुआत की गई और ये धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ये फैलने लगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि बटेर के पालन के लिए अगर आपने मुर्गियों के लिए अगर घर रखा है तो इसमें तो जगह भी कम लगता है। बटेर चूँकि छोटा पक्षी है
जितने में आप एक मुर्गी को रखते हैं उतने में कम से कम 5 बटेर रखे जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चूजा का मंगाने का, तो चूजा तो हर बार आप चूजा इज्जत नगर से जाकर ला नहीं सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आप इसका पेरेंट का स्टॉक का अंडा आप वहाँ से ले आए और अपने यहाँ एक छोटा हैचरी, आजकल तो अगर आप कम तादाद में रखना चाहते हैं तो उसके लिए छोटा हैचरी जो है वो रखिए, और अगर बड़े तादाद में करना चाहते हैं तो इसके बड़े हैचरी भी उपलब्ध हैं। तो उसे लेकर आप हैचिंग अगर अपने यहाँ कराते हैं तभी आपको बटेर पालन का सही लाभ मिल सके। दूसरी बात क्या है कि आप जैसे मुर्गियों का ब्रूडिंग करते हैं उसी प्रकार से इसका भी चूजे आने के बाद इसे भी ब्रूडिंग करने की ज़रूरत होगी। और ब्रूडिंग करने में आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि ये इसके बच्चे चूजे जो होते हैं वो सिर्फ 7 ग्राम के होते हैं, क्योंकि इसका अंडा का वज़न ही 10 ग्राम का होता है। तो ये चूजे 7 ग्राम के होते हैं और इसमें इनका प्रबंधन अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चूजे बचा पाएंगे तभी आपको आगे चलकर लाभ होगा। और आपके खान पान की व्यवस्था में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसे थोड़ा प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ा करके दें, जैसे कि हम लोग खल्ली देते हैं या मछली का चूर्ण देते हैं। तो इन चीज़ों की मात्रा बढ़ी हुई होनी चाहिए, थोड़ी मुर्गियों के दाना से ज़्यादा होना चाहिए ताकि इनका बढ़वारी अच्छी तरीके से हो सके। बटेर आकार में छोटे होते हैं और उन्हें आवास के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। बटेर जल्दी तैयार हो जाते हैं। मादा बटेर 6 से 7 सप्ताह में अंडे देना शुरू कर देती है और बटेर बाजार में 5 सप्ताह बाद बेचने योग्य तैयार हो जाते हैं। एक मादा बटेर 1 साल में लगभग 250 से 300 तक अंडे दे देती है। मुर्गी के मांस की तुलना में बटेर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वसा की मात्रा भी कम होती है, जिससे मोटापा नियंत्रण में मदद मिलती है। बटेर पालन में आहार और रखरखाव लागत बहुत कम होती है। मुर्गी पालन और पशुपालन के साथ बटेर पालकर किसान इस व्यवसाय से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्रबंधन करेंगे तो इसमें दवा में भी बहुत कम खर्च है। आप जो जनरल दवा देते हैं जैसे कि विटामिन हुआ या फिर पानी साफ करने की दवा देते हैं, ये अवश्य दीजिए, लेकिन अलग से आपको दवा देने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाज़ार में भी आपको बाज़ार में प्रबंधन में भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप बटेर पालन से जुड़ करके आप मुर्गियों से भी ज़्यादा अच्छे तरह से लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, इस समय मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। कभी तेज धूप हो जाती है तो कभी बारिश होने लगती है। ऐसे में वातावरण में नमी की अधिकता के चलते कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। अगर पपीते के बाग की बात करें तो इस समय इन बागों में कई हानिकारक कीट और रोग प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि पौधे की बढ़वार और फलन पर बुरा असर डालते हैं। इसलिए समय रहते इनका नियंत्रण आप किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AP भगत से।
किसान भाइयों, आप जानते हैं कि पपीता कितना फ़ायदेमंद फल है। यह पाचन क्रिया में आपको कितना फ़ायदा देता है। कोई भी पेपेन और इसमें जो एंजाइम निकलता हुआ पाचन क्रिया में सहायक होता है, जिसको पेपेन पपीता के दूध से जो निकलता है उसको पेपेन बोलते हैं। कभी आप सुनते होंगे कि पपीता के पत्ते को चबा के आप जो उजला प्लेटलेट्स होता है खून में, उसको वृद्धि करते हैं। तो इसका महत्व कितना आप जानते हैं। तो पपीता खेती करना बहुत लाभदायक होता है। जितना भी आप इन खर्च करते हैं उससे आपका ज़्यादा फायदा देता है। पपीता के इतने सारे फायदों को देखकर इसकी मांग बढ़ी है और अधिकतर किसान इसकी खेती करने लगे हैं। लेकिन इस फसल से उत्पादन लेने में रोग बड़ी बाधा बनते हैं और हमारे किसान भाई चाहकर भी ठीक से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और नुकसान उठाना पड़ जाता है। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि पत्ता जो है मुड़ जाता है, पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है। पत्तियां आपका इसका पपीता का पीलापन हो जाता है। देखेंगे कि बरसात में कि पत्ती जो है ऊपर शीर्ष से पीला होते हुए नीचे चला आता है। तो इन सभी तरह के रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर आप पके हुए फल या हरा फल को देखेंगे ठीक से तो उस पर रिंग नुमा, चूड़ी नुमा, अंगूठी नुमा रिंग बनता है। यह भी एक रोग होता है। अगर विशेष ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ता है। पपीता में लगने वाला यह वायरस रोग सबसे अधिक नुकसान करता है। इसे मोजेक रोग, पर्ड कुंचन जैसे कई नामों से जाना जाता है। पपीते की खेती करने वाले किसान इस फसल को लगाने से पहले ही इस रोग पर कंट्रोल करने की तैयारी कर लें, क्योंकि पपीते में इस रोग के आने की संभावना नहीं पूरी गारंटी रहती है। इसलिए रोपाई करने से लेकर उत्पादन लेने तक पौधों पर दवाओं का छिड़काव करना पड़ेगा। वायरस अपने आप नहीं फैलता है, तो यह एक कीट होता है, वह इसको फैलाता है। तो हमको कीट से रोकना है। यह कीट आपको किससे रोकेगा? कीटनाशक दवा। आप आजकल देखेंगे इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा बाज़ार में मिलता है। उसका आप लिक्विड जो है 1 ml तरल 3 लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करते हैं। यह दवाई का छिड़काव आप जब पौधा लगाते हैं उस समय से करते हुए आपको जब तक फल नहीं लगता है, जब तक फल नहीं होता है, फल पकता नहीं है, उस समय तक हम छिड़काव करते हैं। लेकिन छिड़काव करने के लिए जब तक फूल आ गया उस समय तक छिड़काव करते हैं। इससे उसके बाद हम लोग छिड़काव करते हैं कि नीम के तेल से। जब फल आ जाता है तो नीम का तेल 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर हम नीम का तेल घोल करके प्रत्येक सप्ताह छिड़कना पड़ता है। इस तरह से हम वायरस रोग, विषाणु रोग यानी जो भी रोग है हम उससे बचाव कर लेते हैं। पौधे जब लगाते हैं वहाँ हम लोग भी मच्छरदानी या कोई ऐसा कीड़ा नहीं प्रवेश करे उस तरह का ढक कर हम पौधे का, पपीता के बीज का अंकुरण करते हैं और पौधा का तैयार पौधशाला में पौधा तैयार करते हैं। फिर जहाँ रोपाई करते हैं वहाँ पर भी हम फिर कीटनाशक दानेदार डाल करके वहाँ रोपाई करते हैं। या कीटनाशक दवाई जो है घोल बनाकर जड़ में पहला पानी उस समय डालते हैं जड़ के पास कि कीटनाशक से पौधा हमारा परिपूर्ण हो जाए, जैसे कीट हमारे आएंगे तो वहाँ पर रस नहीं चूसेगा, जिससे रोग नहीं फैलेगा। पपीते का दूसरा खतरनाक रोग है जड़ सड़न, जिसे जड़ गलन भी बोलते हैं। यह दूसरा ऐसा रोग है जो पपीते को नुकसान पहुंचाता है। इसमें देखते ही देखते सभी पौधे सूख जाते हैं और उपज कुछ नहीं मिलता है। आपको हानि जो देखने को जो स्पष्ट रूप से मिलता है कि पौधा एकदम फलदार लदा हुआ है और अचानक वह बरसात के समय सूखने लगता है। यह पौधे के में जो लगता है जड़ सड़न कर देता है। एक हो गया जहाँ से पौधे से ज़मीन हमारा तना रहता है उसको पद बोलते हैं, उसी पर उखड़ा रहता है पेड़ पौधा,
तो उसको हम पद बोलते हैं। तो जर और पद सड़न का बीमारी लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं। हम उपचार करने के लिए, जैसे अभी मौसम शुरू हुआ बरसात का, तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का केमिकल जो फफूंदनाशक कहलाता है बाज़ार से खरीदें और 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम पाउडर, 2.5 ग्राम पाउडर को घोलकर, जो भी हमें मात्रा एक पौधे में हम करीब 5 से 10 लीटर पानी को डालते हैं। यह डालने की प्रक्रिया ये है, जड़ के आसपास हम पौधे को हम सुरक्षा देते हैं। पौधे के जड़ के आसपास ये 5 से 10 लीटर पानी एक पौधे में डाल देते हैं। तो आप इस तरह से अगर छिड़क देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। और यह 2 बार छिड़कना चाहिए, पानी जड़ में डालना चाहिए, क्योंकि पहला तो हुआ कि अभी बरसात शुरू हुआ अभी डालें, और कुछ फिर 1 महीना के अंदर फिर दोबारा 1 बार और डाल दें, क्योंकि बरसात का सीज़न आप सोचेंगे अभी से 2-3 महीना तक रहता है। तो 2 बार कम से कम आपको डालना होगा। इस रोग को फसल में लगने से रोकने के लिए आपको रोपाई ऐसी जगह करना होगा जहां पर अधिक समय तक पानी नहीं रुकता हो, क्योंकि यह रोग अधिक नमी पर पनपता है। अगर मिट्टी में नमी नियंत्रित रखते हैं तो यह रोग बिल्कुल नहीं आएगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। फसलों से अच्छी उपज के लिए खेत में खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे फसलों को जरूरी पोषक तत्व मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग आज बढ़ता जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव भी आप जानते हैं। ऐसे में आप जैविक खादों का प्रयोग करें। साथ ही कई तरह के जैव कल्चर भी बाजार में मौजूद हैं, जिसमें आज हम पीएसबी कल्चर के बारे में विस्तार से जानेंगे डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। किसान भाइयों, वर्तमान में हम अगर खेती में बात करें तो जैव उर्वरकों का बहुतायत में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई जो फास्फोरस के लिए डीएपी का बहुतायत में उपयोग करते हैं। और डीएपी जो है, जिसे डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, इसमें फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम विशेष रूप से किसान भाई अपने खेतों पे डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में इसकी लागत, इसका मूल्य अधिक होने के कारण हमारे किसान भाइयों को आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फसलों से बढ़िया उपज लेने के लिए बाजार में मौजूद रासायनिक खादों का प्रयोग किसान करते हैं, जिसके लिए यूरिया, डीएपी, पोटाश जैसी कई खादों का प्रयोग होता है। अलग अलग फसलों के लिए इनकी अलग अलग मात्रा होती है। अगर किसान इनसे मिलने वाले तत्वों की पूर्ति किसी और माध्यम से कर ले तो इन रासायनिक खादों की मात्रा को कम कर फसल से भरपूर उपज लिया जा सकता है। आज तमाम तरह से जैविक उर्वरक तैयार किए जा रहे हैं, जिसका प्रयोग करके रासायनिक खादों पर निर्भरता कम किया जा सकता है। पीएसबी कल्चर भी एक ऐसा ही जैविक उर्वरक है। ऐसे में अगर हम बात करें तो कम लागत में, बहुत ही कम मूल्य में अगर हम ऐसे जैव उर्वरक जिनका के इस्तेमाल कर हम फास्फोरस की उपलब्धता को मिट्टी में बढ़ाएं, हमारी फसलों में उसकी उपलब्धता बढ़ जाए, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो हम आप लोगों के लिए सिफारिश करेंगे वो है फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया, जिसको कहते हैं पीएसबी। पीएसबी कल्चर बहुत महंगा नहीं है। पाउडर के रूप में अगर लेते हैं तो 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, और तरल के रूप में लेना है
तो 294 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरकारी क्रय केंद्रों पर उपलब्ध है। अनुदान के साथ इसकी कीमत और कम हो जाएगी। यह कल्चर 1 वर्ष तक सक्रिय रहता है, फिर यह बेकार हो जाता है। तो इस जो भूमि के साथ में जुड़ी हुई है, भूमि के साथ में चिपकी हुई है, ऐसी फास्फोरस को पौधों को उपलब्धता करना है। उसके लिए जो फास्फोरस है, फास्फोरस साइलाइजिंग बैक्टीरिया या पीएसबी जिसे कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु मृदा में जो अघुलनशील हमारा फास्फोरस है उसको विभिन्न कार्बनिक अम्लों का उत्सर्जन कर घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ये इसकी खूबी है। इस प्रकार से पीएसबी जो है विभिन्न प्रकार की हमारी फसलें, चाहे वो अनाज की फसल हो, नकदी फसल हो, दलहनी फसल हो, या हमारी उद्यानिकी की फसल हो, या सब्जी वाली फसलें हो, हमारे किसान भाई के अलावा हमारे शहरी क्षेत्र में जो हमारे जनमानस हैं जो किचन गार्डनिंग करते हैं, छत में खेती करते हैं या छत में हमारे गमलों में भी खेती करते हैं, उसमें भी फास्फोरस की जो उपलब्धता है बढ़ाने के लिए इस जवाहर पीएसबी जैव उर्वरक है, इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके लाभ की बात करें तो फास्फोरस से लगभग 30 से 40% तक जो हमारी फास्फोरस जो मिट्टी में स्थिर होती है उसको घुलनशील रूप में बनाकर पौधों को उपलब्धता को बढ़ाता है। दूसरी बात है कि फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ने से पौधों की जो बढ़वार है, हमारे जो पौधे हैं उनकी बढ़वार बहुत अच्छी हो जाती है, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसके साथ ही जो फफूंद जनित रोग है उससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ ही हमारे कल्चर का उपयोग कर लेने से अनुसंधान से ये पाया गया है कि फसल उत्पादन में 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है। अब इसकी प्रयोग की विधि, अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम इसको हमारी भूमि में जब भी हम बुआई करते हैं उसके पहले खेत में अच्छी तरीके से मिलाकर, और मिलाने के लिए हम बात करते हैं तो इसको मिट्टी के साथ में या अच्छी सड़ी हुई 15-20 किलोग्राम केचुआ खाद ले लें या 15-20 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद ले लें, और इसमें हम लगभग 3 किलोग्राम अगर हम पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 किलोग्राम पाउडर प्रति जो हम एकड़ की बात करते हैं उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ ही अगर हम तरल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम 2 लीटर तरल जो हमारा पीएसबी है उसको 10 से 15 लीटर पानी में घोल बनाकर लगभग 40 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट ले लें या बर्मी कंपोस्ट ले लें या हमारी अन्य जो मिट्टी जो अच्छी थोड़ी काली सूखी है उसमें ले लें, और उसको अच्छी तरीके से मिश्रित कर उसको अच्छी तरीके से मिला लें और रात्रि भर उसको ढाँक कर उसमें पानी का छिड़काव के साथ रखे रहने दें। अगले दिन उस जो खाद है उसको पूरे खेत में अच्छी तरीके से फैला दें। पीएसबी कल्चर का अगर प्रयोग करते हैं तो 15 से 20% फास्फोरिक उर्वरकों का कम प्रयोग करें। पीएसबी कल्चर से बीज उपचार भी करने से लाभ मिलता है। यदि पाउडर के रूप में है तो 20 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से, और तरल है तो 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करें। या किसी भी फसल में हमेशा मिट्टी में हमारे फास्फोरस साइलाइजिंग बैक्टीरिया जो पीएसबी के नाम से जवाहर जैव उर्वरक केंद्र में उपयोग मतलब तैयार किया जाता है उसका उपयोग करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव मोहरम टोली जिला रांची के किसान योगेश महतो ने। आप हल्दी की फसल में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो योगेश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों को अभी 1 महीना के आसपास हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले उनको इस बात का ध्यान देना है कि हल्दी में हम, और यह मिट्टी की किस्म पर भी निर्भर करता है, यानी 7 से 10 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, हल्दी के कंदों की रुपाई बारिश के मौसम में की जाती है, इसीलिए इन्हें प्रारंभिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, किंतु समय पर बारिश न होने पर खेत में पानी जरूर लगा दें। बारिश के मौसम के पश्चात हल्दी की फसल में सिंचाई 25 दिन के अंतराल में की जाती है। इसके अलावा मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करना भी लाभकारी होता है। और हल्दी की फसल में खरपतवारों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए खरपतवार के लिए बहुत सारा जो है
दवा भी आता है, जैसे पैराक्वाट आता है, उसका भी हम डाल सकते हैं 40 दिनों के अंतराल पर, 80 दिनों के अंतराल पर, 120 दिनों के अंतराल पर। और उसके अलावा अगर हम रासायनिक खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो जब निराई गुड़ाई करते हैं तो उस समय हम निराई गुड़ाई के साथ साथ हम पलवार का प्रयोग कर सकते हैं। पलवार में जैसे मान लीजिए हम पुआल का पलवार कर सकते हैं, मक्का के पत्ते का कर सकते हैं, गन्ना के पत्तियों का कर सकते हैं। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और अनेक तरह के कीट रोग भी लगने लगते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई पौधा रोपाई के 30 दिन बाद की जाती है और बाद की गुड़ाइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना होता है। हल्दी की फसल में अधिकतम 3 से 4 गुड़ाई ही करनी होती है। और उसके अलावा जो कुछ पोषक तत्व, जैसे 120 किलोग्राम नाइट्रोजन को 3 बराबर भाग में बांट करके पहला जो है 2-3 पत्ती आने की अवस्था पे, यानी 30 से 35 दिन का अवस्था पे हमको देना है। उसके बाद से दूसरा नाइट्रोजन का प्रयोग हमको 65 से 70 दिनों के बाद देना है। तीसरा नाइट्रोजन का प्रयोग हमको 95 से 100 दिनों के बाद पे देना है। और फास्फोरस एवं पोटास जो है खेत की तैयारी के समय किसान भाई दे दिए होंगे, अगर नहीं दिए हैं तो अभी भी फास्फोरस पोटास दे करके मिट्टी चढ़ाने का काम कर सकते हैं। और इसमें हल्दी में मुख्य रूप से जो बरसात में हल्दी में भी खेत में पानी नहीं लगना चाहिए, तो जल निकासी का व्यवस्था, जितना भी हमारा कंद वर्गीय फसल है उसमें पानी हमारा बहुत दुश्मन होता है, तो ऐसी स्थिति में पानी निकासी का व्यवस्था तत्काल करना चाहिए किसान भाइयों को, ताकि हमारा हल्दी का फसल से अच्छा उत्पादन हो सके। और हल्दी में जो कुछ हमारे कीट लगते हैं, जैसे तना छेदक लगता है, यह तना में घुस करके छेद कर देता है और हल्दी की फसल को पूरी तरीके से सुखा देता है, जिससे हमारा पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। इसके लिए डाइमेथोएट दवा जो है उसका 1 ml दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा नामक रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के कारण पत्तियों को दोनों ओर छोटे अंडाकार और अनियमित भूरे धब्बे हो जाते हैं। कुछ समय बाद ये गहरे पीले और भूरे रंग के हो जाते हैं। ऐसे में पौधे भी झुलस जाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इस रोग की पहचान करके रासायनिक तरीके से प्रबंधन के लिए, इसके अलावा जो रोग हमारा लगता है पर्ण चित्ती, पर्ण धब्बा, इसमें हम इंडोफिल M45 नामक दवा को 2.5 ग्राम और कार्बेंडाजिम 1 ग्राम को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके अगर हम छिड़काव करते हैं तो रोग से भी हमारा हल्दी की फसल बच सकती है। खुदाई जो है लगाने के 210 से लेकर के 220 दिनों में वैरायटी के आधार पे जो है हो जाती है। और जब पूरा पौधा पीला पड़ करके सूखने लगे तो यह मान लेना चाहिए कि हल्दी हमारा पक गया है, खुदाई योग्य तैयार हो गया है। तो इसके लिए जो है खुदाई कर करके उसके जो कंदों को साफ करके छाया जगह पर रखें और जहाँ पर ठंडा जगह हो वहाँ पे इसको रख करके हम भंडारित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।